नमस्कार। ज्योग्राफी की हम ये अगली श्रृंखला लेकर के आए हैं, जिसमें हम पूर्वालोकन की यहाँ पे क्या मैराथन कर रहे हैं, पूर्वालोकन की मैराथन कर रहे हैं। और ये हमारी पूर्वालोकन की मैराथन की यह छठी नहीं, यह 7वीं श्रृंखला है, यानी यह 7वीं लेक्चर है। तो आइए हम यहाँ पे इसकी मैराथन के बारे में यहाँ पे ज़िक्र करते हैं। तो आज की जो हमारी महत्वपूर्ण टॉपिक है, वह है भाषाएँ, लैंग्वेज से संबंधित, यानी भाषाएँ। तो कौन-सी भाषा कहाँ पे बोली जाती है, तो आइए राज्य की सभी भाषाओं को देखते हैं। तो इसमें हिंदी सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। भारत में यहाँ पे सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है और हिंदी के बाद जो बोली जाती है, वो दूसरे नंबर की सर्वाधिक भाषा वह बांग्ला बोली जाती है। कौन-सी? तो बांग्ला बोली जाती है। और यहाँ पे देखिए बांग्ला विश्व में छठे नंबर पर है। बांग्ला विश्व में छठे नंबर पर सर्वाधिक बोली जाती है। तो इस तरीके से यह भाषा है। तो अब इसमें हम प्रश्न के माध्यम से इन सभी को जो है यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। एक चीज़ यहाँ पे विश्व स्तर पर सॉरी भारत के संपूर्ण यहाँ पे 2021 का जो डाटा दिया गया है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है। कभी-कभी यह क्रम करने के लिए भी कह देता है। यहाँ पे हिंदी 596 मिलियन लोग हिंदी बोलते हैं। अब यहाँ पे दूसरे स्थान पे जो है वो बंगाली है। बंगाली 106 मिलियन बोलते हैं और तीसरे स्थान पे मराठी है और फिर यह तेलुगु है, तमिल है, उर्दू है। तो यहाँ पे उर्दू की किस नंबर पे बोली जाती है, तो यह 2, 2, 4 छठे नंबर पे उर्दू बोली जाती है, जो कि इनकी विश्व की जनसंख्या की कितनी जनसंख्या है, लगभग 20% भारत की जनसंख्या की 20% इनकी जनसंख्या है और ये 6वें स्थान पे इनकी भाषाओं में बोलने में है। 62 मिलियन लोग यह भाषा बोलते हैं। तो आइए इससे संबंधित भाषाओं से संबंधित प्रश्न देखते हैं कि भाषाओं से संबंधित प्रश्न क्या है। इसमें पहला प्रश्न जो दिया गया है, इसमें भारत का पहला प्रश्न दिया गया है कि भारत की संदर्भ में हल्बी, हो और कोई पद किससे संबंधित है? तो यह एक जनजातीय भाषा है। यह क्या है? हल्बी, हो, कोई, यह सभी क्या हैं? तो यह सभी एक जनजातीय भाषा है। क्या है? यह सभी जनजातीय भाषा है। तो यह सभी कहाँ की भाषा है? तो यह छत्तीसगढ़ की भाषा है। कहाँ की है? यह हल्बी जो है क्या है? यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं। यह सभी की सभी क्या जनजातीय भाषा है। कौन-कौन सी? ये हल्बी हो गई, हो, कई, तो यह सभी की सभी जनजातीय भाषा है। हल्बी मुख्यतः बस्तर जिला में छत्तीसगढ़ की है और उड़ीसा से महाराष्ट्र तक फैले राजमुरिया, हल्बा, महार, परजा, लोहेरा आदि की जनजातियाँ इसे बोलती हैं। और हो जो है, यहाँ पे हो के बारे यह मुंडा परिवार की भाषा है। हो मुंडा, होल्हा, कोल आदि जनजातियाँ इसको बोलती हैं। यह पश्चिमी क्षेत्र सिंहभूम, झारखंड के आसपास यह बोली जाती है। यह जबकि बोलने वाले यहाँ पे उड़ीसा से लेकर महाराष्ट्र तक फैले हैं यहाँ पे। लेकिन अब यहाँ पे देखते हैं कुई या इसे कांद के नाम से भी जाना जाता है। कुई या इसे कांद के नाम से जानते हैं। यह द्रविड़ियन परिवार की भाषा है। किसकी है? यह द्रविड़ियन परिवार की भाषा है। यह मुख्यतः उड़ीसा की कंधमाल में यह जनजातियाँ बोलती हैं, कंधमाल। तो यह कुई कहाँ पे बोलती हैं? यह उड़ीसा में। यह द्रविड़ियन परिवार की भाषा है। कैसी भाषा है? तो यह द्रविड़ियन परिवार की भाषा है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में दिया गया हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो यहाँ पे देखिए जो लिखा है ये बंगाली दिया है। तो यहाँ पे दिया है हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक, तो यह भारत में भी है और इन सब में से बंगाली भी है। यहाँ पे भारत में सर्वाधिक भाषा या विश्व में सर्वाधिक भाषा बोली जाती है। तो यहाँ पे विश्व में भी है हिंदी के बाद, तो इसी का क्रम आएगा बंगाली का। तो भारत में भी और विश्व में भी हिंदी के बाद बंगाली भाषा बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी को के बाद किसका नंबर आता है? तो हिंदी के बाद बांग्ला का नंबर आता है। क्या है? बंगाली का यहाँ पे नंबर आता है। यहाँ पे चौथा नंबर देखिए क्या है? चौथा नंबर यहाँ पे हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा
भारत में सबसे अधिक बोली जाती है तो वह हिंदी के बाद है बंगाली भाषा बोली जाती है। कौन सी? बंगाली भाषा बोली जाती है। अगला यहाँ पे देखते हैं निम्नलिखित में भारत का कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है? तो यह कौन सा है? यह इंडो आर्यन सबसे बड़ा भाषाई समूह है। ये ऑप्शन हमारा हो जा रहा है बी सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत 78% जनसंख्या इंडो आर्यन भाषा से संबंधित है। द्वितीय क्रम जो है ये द्रविड़ है, 19% है। लेकिन सबसे ज़्यादा 78% की जो यहाँ पे पॉपुलरिटी है, यहाँ पे पॉपुलेशन है, वो इंडो आर्यन की है। किसकी है? इंडो आर्यन की। तो इनका क्रम जो है लगभग 78% है। ठीक है। तो दूसरे स्थान पे जो है यह द्रविड़ परिवार की है, तो ये 19.5% है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे इन सब का दिया है मातृभाषा। तो यहाँ पे देखिए पहला दिया गया है भारतीय भारोपीय इंडो आर्यन, जो यह 78% है। ठीक है। द्रविड़ जो है यहाँ पे 19.64% है। तीसरे स्थान पे जो आती है वो ऑस्ट्रो यानी ऑस्ट्रेलिया और एशियाई की, तो ये 0.11% है। तिब्बती बर्मा इसके बाद है, फिर ये शोमेटो हेमेटिक है, ये इनकी मात्रा कम है। तो ये आप लोग 4 स्थान का यहाँ पे याद रखिएगा। इंडो आर्यन सबसे ज़्यादा 78%, फिर उसके बाद द्रविड़ जो बोलते हैं 19.5% लगभग है, 19.64%। तीसरे स्थान पे ऑस्ट्रेल है और तिब्बती बर्मा चौथे स्थान पे है। आइए यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, आष्टिक समूह की है। तो कौन सी भाषा आष्टिक समूह की है? तो इसमें जो है जाएगा आष्टिक समूह वाले जो बोलते हैं ये खासी के लोग हैं। कौन से? ये खासी के। तो आष्टिक समूह के आस्ट्रो एशियाटिक की भाषा है, जो खासी, संथाली, मुंडारी, भूमिज आदि जनजातियाँ ये भाषाओं का प्रयोग करती हैं। तो ये आष्टिक समूह यानी ऑस्ट्रेलियाई समूह की भाषा है। अब यहाँ पे एक मानचित्र दिया गया है। यह मानचित्र आप लोगों को ज्ञात होगा कि यह मानचित्र उत्तर प्रदेश का है। तो उत्तर प्रदेश में यह क्रमानुसार भाषाएं दी गई हैं। कौन कौन सी भाषाएं हैं? यानी कि यहाँ पे बुंदेलखंड से लेकर के यह पूर्वांचल तक की यहाँ पे भाषाएं दी गई हैं। तो यहाँ पे भोजपुरी डी में बोली जाएगी, अवधी बोली जाएगी, यहाँ पे मध्य खड़ी बोली और यहाँ पे बुंदेली। लेकिन आइए ऑप्शन में यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या है। तो यहाँ पे बुंदेली यह ब्रजभाषा, मथुरा के साइड का एरिया ले रहा है, तो यह ब्रजभाषा। फिर उसके बाद बीच में आ जाएगा अवधी, फिर आ जाएगा भोजपुरी और ये बिहार के साइड में मैथिली की यहाँ पे प्रचलन ज़्यादा है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी और मैथिली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे वर्ष 2014 में किसी प्राच्य भाषा का दर्जा दिया गया है, तो वह उड़िया को प्राच्य भाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है ही नहीं, तो यहाँ पे भाषा से संबंधित हमारा प्रश्न इतना ही था। तो अब यहाँ पे अगला जो टॉपिक है हमारी इम्पोर्टेंट टॉपिक है अफवाह तंत्र। यहाँ पे हम अफवाह तंत्र का जिक्र करेंगे। तो इस अफवाह तंत्र में हम 3 महत्वपूर्ण अफवाहों को पढ़ेंगे। और उसके अलावा यहाँ पे देखिए जो 3 महत्वपूर्ण अफवाह तंत्र हैं उत्तरी के क्षेत्र में, वो पहला है, यहाँ पे यदि हम इम्पोर्टेंट लेंगे तो वो गंगा का अपवाद। ठीक है। दूसरा यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे सिंधु का अपवाद तंत्र, लेकिन यहाँ पे भारत का जिक्र करें तो हम यहाँ पे गंगा का अपवाद तंत्र इम्पोर्टेंट हो जा रहा है। तो पहला आइए जिक्र करते हैं इसमें अपवाद तंत्र। इसमें अब देखते हैं अपवाह तंत्र में यहाँ पे क्या है कि हिमालय की नदियाँ पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। पूर्ववर्ती मतलब यहाँ पे समझ लीजिए कि यह हिमालय से पहले भी बहती थी, यानी कि हिमालय से आती हैं, यानी हिमालय की यह पार से होकर के आती हैं। यह हिमालयी है, यह हिमालय से पार करके यह यहाँ पे आती हैं। ठीक है। तो यह हिमालय से पार करके आती हैं, तो इसे पूर्ववर्ती यहाँ पे उदाहरण हो जाए। हिमालय के उत्थान के क्रम में यह निरंतर अपर्दन का कार्य करती रही और इनके द्वारा गार्ज, महाखंड आदि का निर्माण करती, यानी हिमालय ये जो है इसमें यह पहले से मान लीजिए बह रही थी, तो यह जैसे जैसे हिमालय बढ़ता गया ये इन्हें काटती हुई फिर भी ये अपने मार्ग को निरंतर बनाए रखें। तो इस प्रकार की नदियाँ सिंधु भी है, सतलज है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है। तो गंगा भागीरथी भारत की सबसे लंबी नदी है, तो यह 2525 किलोमीटर लंबी है।
तो आइए, यह गंगोत्री हिमानी से निकलती है, टिहरी में इसे भिलांगना और देवप्रयाग में से अलकनंदा नदी आकर के मिलती है। तो इससे संबंधित हम प्रश्न देखेंगे तो हाँ, ज़्यादा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो यह सभी की सभी यहाँ पे उत्तर भारत की नदियाँ हैं, तो जिसमें यह गंगा इसमें महत्वपूर्ण है। और फिर यहाँ पे और भी बाकी नदियाँ हैं, जिसमें से यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है कि उद्गम और संगम के बारे में। तो आइए इनका उद्गम और संगम के बारे में देखते हैं। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट हो जा रहा है। तो यहाँ पे गंगा नदी का जो उद्गम है, यह गंगा गंगोत्री गोमुख से यह गंगा नदी का उद्गम है। और इनका निक्षेपण यह जल कहाँ करती हैं, यानी संगम जो बनता है बंगाल की खाड़ी में। जमुना नदी यमुनोत्री बंदरपुच से निकलती हैं। यह जमुना जो है आकर के गंगा नदी में मिल जाती है, यह प्रयागराज या इलाहाबाद में। तो यह शारदा जो इसे काली नदी के नाम से जानते हैं, यह मिलाम हिमानी नेपाल से निकलती है और यह घाघरा नदी में आकर के मिल जाती है। घाघरा नदी को सरयू के नाम से भी जाना जाता है। किससे? सरयू के नाम से जाना जाता है। कोसी नदी है जो है गोसाई थान नेपाल हिमालय से निकलती है, गंगा नदी में आकर के मिल जाती है, बिहार में गंगा नदी में आकर के मिल जाती हैं। गंडक देखते हैं, गंडक यह भी नेपाल हिमालय से निकलती है या गंगा में सोनपुर पटना के आसपास यह नदी आकर के यहाँ पे अपना जल निक्षेपण करती है या संगम बनाती है। रामगंगा देखते हैं, रामगंगा यह दूधा टोली श्रेणी है उत्तराखंड में, यह गंगा में आकर के अपना जल निक्षेपित करती है। सोन नदी यहाँ पे देखते हैं, सोन नदी अमरकंटक पठार से यह गंगा नदी में आकर के मिलती है। दामोदर नदी, सोन नदी का एक और भी यह उत्तर की तरफ एकमात्र बहने वाली नदी है, ठीक है, जो आकर के गंगा नदी में मिलती है। अमरकंटक पहाड़ से निकल कर के उत्तर की तरफ बहती है। दामोदर नदी यह छोटा नागपुर पठार है, यह हुगली कोलकाता में आकर के अपना जल निक्षेपण करती है। चंबल नदी यह एमपी महू में निकलती है और यमुना नदी में आकर के अपना संगम बनाती है। गोमती नदी यह फुल्लर झील से निकलती है और गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। गोमती नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो स्थल मार्ग से निकलती है और स्थल द्वारा होते हुए और स्थल से प्रवाहित होने वाली गंगा नदी में मिल जाती है। तो एकमात्र नदी जो फुल्लर झील से निकलती है स्थल। तो यह था यहाँ पे महत्वपूर्ण नदियों। आइए इससे संबंधित हम प्रश्न देखते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न जो दिया गया है, पहला प्रश्न दिया गया है गंगा नदी उदाहरण है। तो यह अभी हमने बताया कि गंगा नदी किसका उदाहरण है, तो यह पूर्ववती अफवाह का उदाहरण है। किसका है? पूर्ववती अफवाह का उदाहरण है। तो दूसरा यहाँ पे देखते हैं क्या है, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो किस नाम से पुकारा जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। आइए इसका सलूशन भी देखते हैं। गंगा हरिद्वार के मैदानी भागों में प्रवेश करती है। गंगा हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है। झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ी के उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई यह पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को यहाँ पे किस नाम से जाना जाता है? तो यह भी ऑप्शन हो जाएगा पद्मा के नाम से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, बांग्लादेश में प्रवेश गंगा कहलाती है, तो यह भी ऑप्शन हो जाएगा पद्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर का। इसमें सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली दो नदियाँ हैं, कौन कौन सी? गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये दोनों नदियाँ आकर के आपस में मिल जाती हैं और मिल करके बंगाल की खाड़ी में अपना जल निक्षेपण करती हैं। तो इन दोनों के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा हो जाता है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा के बारे में देखते हैं। सुंदरबन डेल्टा भारत और बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। ठीक है, और इसका निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा मेघना नदियों के द्वारा हुआ है। यहाँ पे मेघना नदियों के द्वारा हुआ है। ये मेघना नदी दोनों एक ही हैं, मेघना ब्रह्मपुत्र को ही कहते हैं। लगभग 2/3 बांग्लादेश में और शेष भारत में अवस्थित है। ठीक है, 2/3 बांग्लादेश में और जो बच रहा है 1/3 वह भारत में है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गंगा बहुत प्रदूषित नदी है। ये बात कह रहा है कि गंगा बहुत प्रदूषित नदी है। यहाँ पे देखिए गंगा बहुत प्रदूषित नदी है। तो यह कथन कहीं ना कहीं सही है कि गंगा प्रदूषित है, तो सही है। लेकिन कारण क्या है, अगर जो नदी जितनी पवित्र होती उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है, तो यह बात गलत है।
इसमें प्रदूषण ज़्यादा होने का कारण ये है कि गंगा नदी के किनारे बड़े-बड़े शहर हैं जिसमें इंडस्ट्रियल एरिया हैं। तो इस कारण ऑप्शन हमारा ए सही है। जिस कारण से पवित्र है कि इसमें बड़े-बड़े शहर हैं जिनके नाले बिना जो है ये सफाई किए या इन सबको साफ़ किए इसका जल जो है निक्षेपित किया जाता है गंगा में। तो इस कारण से यह ज़्यादा प्रदूषित हो जाती है, ना कि यहाँ पे पवित्रता का इसमें कोई लेना-देना नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो जा रहा है। यहाँ पे आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें दिया गया है गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि की सतह के नीचे लगभग है कितनी? यहाँ पे 6000 मीटर तक है। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे कितनी है? 6000 मीटर तक है। ओल्डहम के अनुसार एक भूगोलवेत्ता हैं, गंगा की जलोढ़ निछोफों की मोटाई 4000 से 6000 मीटर तक है। ग्लेनी ने कहा कि यह 2000 तक है। ठीक है, ये दोनों का अपना-अपना मत है। लेकिन यहाँ पे 6000 ऑप्शन का हम चयन कर रहे हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया, इसमें कौन-सा सही है? इसमें ये पहचानना कि कौन-सा सही है। तो इसमें देखना कि कौन-सा सही है। इसमें दिया गया है पहला देवप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे अलकनंदा। देखिए एक बात ध्यान दीजिए कि इस सभी नदियों का क्रम जो है यह अलकनंदा में सभी नदियाँ आकर के मिलती हैं। यहाँ पे ये ध्यान दीजिए अलकनंदा में सभी नदियाँ आकर के मिलती हैं तब जाकर के आगे गंगा का निर्माण होता है। अब यहाँ पे देखिए देवप्रयाग जो बन रहा है वह किसके कारण बन रहा है? तो यहाँ पे जो देवप्रयाग बन रहा है वह अलकनंदा के और भागीरथी के संगम पर मिल रहा है। भागीरथी और अलकनंदा मिल रही तो देवप्रयाग बन रहा है। अब रुद्र रूप कब धारण करें? जब अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलती है तो रौद्र रूप धारण करती है, यह भी कथन सत्य है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है तो यह भी कथन सत्य है। यहाँ पे लिख रहा है चौथा दिया गया है केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में मानी जाती है तो यह गलत है। आदि शंकराचार्य जो है केदारनाथ को नहीं, यह बद्रीनाथ को यहाँ पे स्थापित किए तो हमारा 1, 2, 3 यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन सब का दिया गया है तो 4 पीठों में से एक बद्रीनाथ में से स्थापित है, न कि केदारनाथ। यहाँ पे कह रहा है केदारनाथ तो ऑप्शन यही गलत था। बाकी तीनों के तीनों यहाँ पे सत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे दिया गया स्थल और नदियों का संगम, तो यही आ गया स्थल और नदियों का संगम। इसमें देखिए मिलान यहाँ पे गलत दिया गया है, लेकिन हम यहाँ पे मिलाने का प्रयास करते हैं। कर्णप्रयाग जो है यह पिंडार यानी पिंडारी जो थे काफ़ी ज़्यादा लड़ाका थे, तो जिन्हें कर्ण भी बहुत ज़्यादा धनुर्धर था, तो ये कर्ण किसको मारा? पिंडारियों की। तो हमारा मिलन यहाँ पे स्तर क्या हो जाएगा? अलकनंदा और पिंडारी। अब यहाँ पे देखिए जो नंद प्रयाग दिया है, यहाँ पे नंद प्रयाग है, यहाँ पे नंद प्रयाग तब बनेगा, इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। यह अलकनंदा, यहाँ पे ऑप्शन देखिए अलकनंदा और प्लस नंदाकिनी नदी एक है। कौन सा? नंदाकिनी नदी नाम है इसका, क्या है? नंदाकिनी, जो कि इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया गया नंदाकिनी का। यहाँ पे अलकनंदा प्लस नंदाकिनी नदी के नाम से यह नंद प्रयाग बनता है। ठीक है। कर्णप्रयाग तो हम लोग देख लिया, अलकनंदा प्लस पिंडारी नदी है। अब यहाँ पे रुद्र रूप कब धारण करती हैं? जब अलकनंदा और मंदाकिनी, तो ऑप्शन ये हमारा दूसरा ही हो जाएगा, अलकनंदा और मंदाकिनी। अब देवप्रयाग जो हो जाएगा अलकनंदा और भागीरथी। तो इसलिए हमारा इसमें कोई कथन सही नहीं हो रहा है। इसमें विष्णु प्रयाग दिया गया, विष्णु गंगा और मंदाकिनी, तो इसमें यह नंद प्रयाग का गलत है। कर्ण नंद प्रयाग में नंदाकिनी होता है, इसलिए कोई भी ऑप्शन इसमें से सही नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे मिलाने का प्रयास किए हैं। यहाँ पे देखिए इसमें दिया गया नंद प्रयाग अलकनंदा और नंदाकिनी नदियों का संगम प्रसिद्ध है। यहाँ पे आयोग ने इसका उत्तर बी माना है, परंतु यह सत्य नहीं है। यहाँ पे नंद प्रयाग अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह और मुख्य नदी से संबंधित है? तो यह अलकनंदा से है। यह मंदाकिनी नदी अलकनंदा में जाकर के मिल जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है पूर्वी धौली गंगा सहायक है। पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है तो किसकी? यह काली नदी की सहायक है। किसकी? काली नदी की। पूर्वी धौली गंगा काली नदी की सहायक है। काली नदी लिपुलेख दर्रे से काला पानी से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में गौरी,
यहाँ पे कुथु, जगती, सरजू, लोहावती, लदिया आदि इसमें यहाँ पे नदियाँ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यह हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है, 12 में दिया गया निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं? तो भागीरथी और अलकनंदा तो यह देवप्रयाग में यहाँ पे मिलती हैं। यहाँ पे देवप्रयाग में, उत्तराखंड की टिहरी गढ़वाल जिला है। देवप्रयाग यह प्रसिद्ध है और यह तीर्थ स्थल है। अलकनंदा भागीरथी नदियों का संगम है। इसी संगम के बाद से यहाँ पर गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जब भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं, दोनों के दोनों देवप्रयाग में जब मिलती हैं, तो यहीं से गंगा नदी के नाम से जाना जाता है या गंगा की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ से ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अलकनंदा भागी नदियों का संगम कहाँ पे है? तो यह देवप्रयाग में है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जा रहा है। 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर में अलकनंदा भागीरथी कहाँ मिलकर के गंगा नदी बनाते हैं? तो यह हो जाएगा देवप्रयाग में। कहाँ पे? देवप्रयाग में। अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती हैं? तो देवप्रयाग में। ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर में उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। तो वो मंदाकिनी है। कहाँ पे? केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है, तो वह मंदाकिनी नदी है। 16 का देखते हैं। 16 में देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो यह अलकनंदा पे, याद रखिएगा अलकनंदा। बद्रीनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर है वह अलकनंदा नदी पर तट पर स्थित है। केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी पे है। ठीक है, यहाँ पे जो केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, अलकनंदा, यानी बद्रीनाथ है, अलकनंदा, और केदारनाथ जो दिया गया वो मंदाकिनी। केदार जो है मंद गति से चल रहे हैं, मंद गति का मंदाकिनी, और बद्री यानी बद्री का याद रखने का बद्री, यहाँ भी अलकनंदा। बद्री, अलकनंदा, केदार, यहाँ पे केदारनाथ, मंदाकिनी। तो यहाँ पे केदारनाथ का क्या हो जाएगा? केदारनाथ मंदाकिनी, केदारनाथ मंदाकिनी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? तो यह वाह नदी हो जाएगा, यह गंगा हो जाएगा। इसमें कितना है? 2525 किलोमीटर। गोदावरी कितनी है? यह 1465 किलोमीटर, और यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, नर्मदा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो यहाँ पे अब देखते हैं भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा गंगा नदी। ठीक है, यहाँ पे गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र सिंधु नदी की लंबाई गंगा से अधिक है। ब्रह्मपुत्र और सिंधु की लंबाई गंगा से अधिक है, परंतु यहाँ पे भारत का पूछा है, तो भारत में सबसे बड़ी नदी यहाँ पे कौन सी है? गंगा है। और गोदावरी को इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। क्या है? दक्षिण गंगा के नाम से इसे जाना जाता है। गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। भागीरथी नदी निकलती है। भागीरथी नदी निकलती है कहाँ से? गोमुख से। कहाँ से? गोमुख से। यहाँ पे गोमुख से। यह गंगोत्री से लगभग 18 किलोमीटर दूर है। शिवलिंग शिखर के नीचे यह गंगोत्री हिमनद है। ठीक है, 18। 19 नंबर 20 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर में इसमें दिया गया है, 20 में यहाँ पे दिया गया है कि गंगा नदी एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान में है। तो वह हो जाएगा गोमती नदी। यहाँ पे क्या है? गोमती नदी, जो कि फुलहर झील से यहाँ पे है। पीलीभीत, उत्तर प्रदेश का पीलीभीत जिला है। ये गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जो मैदान से उद्गमित होती है। ठीक है, मैदान से उद्गमित होने वाली एक ही नदी है, वह कौन सी है? गोमती नदी है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ऑप्शन में दिया गया है कि दिल्ली आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में जमुना नदी मृत हो जाती है। इसका कारण है यमुना असतत वाहिनी नदी है। तो यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे इतना ज़्यादा प्रदूषण हो जाता है गर्मी के मंथ में कि यह नदी प्रदूषण से यहाँ पे क्या हो जाती है? यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए सही है, आर गलत हो जाएगा, मृत प्राय हो जाती है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका सलूशन, दिल्ली और आगरा के मध्य अधिकांश समय में जमुना नदी मृत हो जाने का कारण प्रदूषण है। इतनी प्रदूषण से ग्रसित हो जाती है कि उसका पानी एकदम अशुद्ध हो जाता है। यहाँ पे 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर में निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है?
तो जमुना की सहायक नदी जो है वह रामगंगा नहीं है, रामगंगा या गंगा की सहायक नदी है। किसकी? गंगा की। बाकी चंबल, बेतवा, केन ये सब यमुना की सहायक नदियां हैं। ठीक है, यहाँ पे 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर में यमुना नदी उद्गम स्थान है, तो यह बंदरपुंछ से है। कहाँ से है? यमुना नदी उद्गम है, यह बंदरपुंछ से उद्गमित होती है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। यमुना नदी की सहायक नदी है जिनका पश्चिम से पूर्व की तरफ यहाँ पे क्रम करने के लिए दिया गया है। यहाँ पे देखिए सिंध, बेतवा, केन, चंबल इस तरीके से यहाँ पे नदियाँ 4 दिए गए। इनका क्रम क्या हो जाएगा? इसका 4, 3, 1, 2 क्रम हो जा रहा है। या इनका हम यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं। इनका पश्चिम से लेकर के पूर्व की तरफ, पश्चिम की से लेकर के पूर्व की तरफ मैप में देखिए जमुना की यहाँ पे नदी सहायक नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम है। पहले पे कौन है? यहाँ पे पहले पे चंबल नदी है जो एमपी से निकल के आती है, फिर सिंध है, फिर बेतवा, केन है। ये चारों नदियाँ इंपॉर्टेंट है। चंबल नदी पहले हो जाएगी, फिर सिंध, बेतवा, केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 25 नंबर। यहाँ पे दिया गया है निम्न में से कौन सी नदी जमुना नदी से नहीं मिलती है? तो यहाँ पे सोन नदी जमुना से नहीं बल्कि यह गंगा से मिलती है। बिहार में गंगा से मिलती है। बिहार में किससे? यह गंगा से मिलती है, गंगा से मिलती है। ठीक है, सोन नदी गंगा की सहायक नदी है, बाकी सभी की सभी यह यमुना की सहायक नदी है। यहाँ पे दिया गया है कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? चंबल में कह रहा है, तो यहाँ पे बेतवा नहीं मिलती, बाकी छिप्रा, काली सिंध, पर्वती यह सभी की सभी चंबल नदी में मिलती हैं। ठीक है, बेतवा नदी मध्य प्रदेश में यह बेतवा रायसेन जिले से निकलती है। ये उत्तर प्रदेश के में यमुना की सहायक नदी है। बाकी सभी की सभी चंबल की सहायक नदी कौन कौन सी? छिप्रा हो गया और ये काली सिंध, पार्वती, ये सभी सभी नदियाँ चंबल में मिलती हैं। 27 नंबर देखते हैं। 27 नंबर में यह दिया गया है कि बेतवा नदी निकलती है। 27 का यहाँ पे देखिए, बेतवा नदी जो है विंध्यन पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, बेतवा नदी विंध्यन पहाड़ी से निकलती है। तो बेतवा नदी किस मिलती है कहाँ पे? तो यह यमुना नदी में मिलती है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है कि इनमें से कौन सी गंगा की सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? तो हमने बताया था कि उत्तर वाहिनी सोन नदी है। यह अमरकंटक के पठार से निकलती है सोन गंगा के दक्षिणी में। यह यहाँ पे आकर उत्तर दिशा में मिलती है, पठार के किनारे पर जलप्रपात श्रृंखला बनाती है। ठीक है, तो सोन नदी पटना के आसपास से आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है? बाएं से नहीं मिलती है, तो यहाँ पे गोमती नदी बाएं से मिलती है, घाघरा भी बाएं से मिलती है, कोसी बाएं से मिलती है। यहाँ पे सोन नदी बाएं से नहीं बल्कि दाहिने से मिलती है और यह उत्तर की ओर बहती है। एकमात्र नदी जो उत्तर की तरफ बहती है ये गंगा से मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है। इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 38 में कौन सी श्रेणी जमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? तो यह कैमूर की श्रेणी है। कौन सा? कैमूर की श्रेणी है। तो इसमें कैमूर की श्रेणी जमुना और सोन नदी के बीच में हो जाती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। कैमूर श्रेणी सोन नदी की उत्तरी पश्चिमी सीमा निर्धारण करती है, पटना के निकट गंगा से आकर के मिल जाती है। कौन? सोन नदी। ठीक है, तो सोन और इसमें जमुना दोनों के बीच में कौन सी है? तो कैमूर की पठारी यहाँ पे बीच में पड़ती है। निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो वह हो जाएगा इन सभी नदियों में से, तो यहाँ पे सोन नदी का सबसे ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 70,055 वर्ग किलोमीटर है, बाकी सभी का इससे कम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है। मोरीबंद डेल्टा यहाँ पे किस डेल्टा का उपभाग है? तो यह बंगाल डेल्टा का मोरीबंद डेल्टा उपभाग है। इस 33 नंबर का आइए सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे 33 नंबर का जो सोल्यूशन है, दो हिमालयी नदियाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र एक गैर हिमालयी नदी मेघना के साथ मिलकर के विश्व का सर्वाधिक बृहत डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा या गंगा डेल्टा या सुंदरबन डेल्टा या बंगाल के डेल्टा के नाम से जाना जाता है। इस दो भागों में पश्चिम निष्क्रिय डेल्टा या पूर्वी सक्रिय मेघना डेल्टा के मैदानी भागों में विभाजित किया जाता है।
पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा को 3 उप विभागों में कौन कौन से, मोरीबंद डेल्टा, प्रौढ़ डेल्टा और एक है ज्वारी सक्रिय डेल्टा में विभक्त किया। तो मोरीबंद डेल्टा का नाम बागची भी है, बागची द्वारा दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से गंगा नदी की घाटी का भाग कौन सी उप नदी है। तो यहाँ पे ई सही हो जाएगा, शंख, दक्षिणी कोयल, उत्तरी कोयल, बराकर। तो इसमें से कोई नदी नहीं है। तो आइए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। इसमें सोल्यूशन इसका देखते हैं कि कौन सा इसका सोल्यूशन ज़्यादातर से सही हो जाएगा। तो इसमें सोल्यूशन जो हो जाएगा, उत्तरी कोयल नदी जो है यहाँ पे झारखंड में बहने वाली एक नदी है जो सोन नदी की सहायक है। ठीक है, सोन नदी के दाहिने तट से मिलती है, सोन नदी के दक्षिणी भाग से गंगा नदी में मिलती है। दूसरी सबसे बड़ी और पहली जमुना सहायक नदी है। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, जमुना है। और दूसरी बड़ी सहायक नदी है तो यह सोन नदी है। ठीक है, सोन नदी पटना के आसपास से मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पे दक्षिणी कोयल नदी जो है, उत्तरी कोयल की यह बात हो रहा था, अब दक्षिणी कोयल नदी जो झारखंड उड़ीसा में प्रवाहित होती है, दक्षिणी कोयल नदी उत्तरी कारो नदी के साथ मिलकर के कोयल नदी के रूप में प्रवाहित होती है। ठीक है, जो उड़ीसा के राउरकेला के पास में शंख नदी से मिलकर के ब्राह्मणी नदी के नाम से बहती है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख, यहाँ पे अगला जो है यहाँ पे बराकर नदी के बारे में। बराकर नदी में दिया गया दामोदर नदी सहायक है जो झारखंड के कोडरमा पठार से निकल करके हजारीबाग से होते हुए दामोदर में मिलती है। दामोदर निचली गंगा बेसिन हुगली नदी से मिलती हुई दामोदर नदी बेसिन गंगा नदी बेसिन का उप बेसिन है। इस प्रकार बराकर और उत्तरी कोयल नदी घाटी उप नदियाँ यहाँ पे हैं। ठीक है, यहाँ पे 35 नंबर देखते हैं। 35 में देखिए, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है। यहाँ पे जिलों की संख्या क्या हो जाएगा, 12 है। बिहार राज्य में गंगा के किनारे कितने जिले हैं, तो यह 12 राज्य हैं। ये बीपीएससी 2019 में प्रश्न किया था। तो एक नज़र देखते हैं, इसमें सारण जिला हो जाएगा, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और अंत में कटिहार है। उसके बाद ये पश्चिम बंगाल में चली जाती है। तो आइए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। तो यह ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे पटना हो जाएगा, बिहार की राजधानी पटना हो जाएगा। बिहार में 12 जिले से होकर के बहती है। अभी क्वेश्चन में हमने देखा पटना में यह 99 किलोमीटर बहती है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी का बेसिन का हिस्सा नहीं है। तो यह हो जाएगा जोंक नदी। ठीक है, यहाँ पे पुनपुन, जलांगी, अजय ये सभी के सभी हैं, लेकिन पुनपुन यहाँ पे, जोंक यहाँ पे नहीं है। जोंक नदी महाबेसिन यह महानदी का यह यहाँ पे बेसिन का हिस्सा है। जोंक नदी किसका है, महानदी बेसिन का, और बाकी सभी की सभी गंगा नदी बेसिन के ही भाग हैं। यहाँ पे 38 नंबर देखते हैं। 38 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है। उत्तर प्रदेश से प्रवाहित नहीं होती है तो यह गंडक नहीं होती, यह बिहार से प्रवाहित होती है। बाकी सोन, हिंडन, शारदा, हिंडन नदी है यह गाजियाबाद और नोएडा में, और शारदा रिवर जो है यह उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। सोन नदी यहाँ पे ये भी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है, परंतु यहाँ पे गंडक जो है पूर्णतः यह उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है। 39 देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है नदी कौन सा नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। तो फतुहा के पास पुनपुन नदी मिलती है। यहाँ पे फतुहा के पास पुनपुन नदी मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, ये तो हमारा गंगा का हो गया। अब यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र देखते हैं। कौन सा, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र देखते हैं। इसमें से हम लोग अभी देख रहे थे गंगा नदी तंत्र। अब इसके बाद हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तिब्बत से निकलने वाली यह यारलुंग जांगपो नदी नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाने जाती है। मतलब यह ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यहाँ पे यारलुंग जांगपो के नाम से जाना जाता है। ये पश्चिमी तिब्बत आंशिक ग्लेशियर, पश्चिमी तिब्बती के यह आंशिक ग्लेशियर से निकलती है। हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बरवा में यह पहुंचकर अंग्रेजी के यू टर्न लेती है। ठीक है, और भारत के अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से यह बहती है, और असम में आकर के इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है, और बांग्लादेश में इसी नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। तो यह था यहाँ पे
ब्रह्मपुत्र नदी का यहाँ पे नाम। ये देखिए यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी का स्ट्रक्चर है। यह तिब्बत से निकल करके यहाँ पे यरलुंग जांगपो के नाम से बहती है और यह अरुणाचल प्रदेश में आकर के यहाँ पे भारत में प्रवेश होती है और यह असम के मार्ग से होते हुए यह नदी बांग्लादेश में होकर यह बंगाल के खाड़ी में अपना जल निक्षेपित करती है और यहाँ से गंगा नदी से मिल जाती है। तो यह मैप है, मैप के माध्यम से हमने देखा। आइए इस पे पहला प्रश्न देखते हैं और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के बारे में भी जिक्र करते हैं। पहला इसमें प्रश्न दिया गया है जो इसमें संपूर्ण वही बात बताई गई है कि यहाँ पे तिब्बत में उत्पत्ति हुई है ब्रह्मपुत्र, इरावदी, मेकांग नदी ऊपरी पाटों में संकीर्ण समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर के प्रवाहित होती है। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में विशिष्ट होने से ठीक पहले भारत में प्रवाह में एक यू टर्न लेती है। और यह यू टर्न क्यों बनता है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा कि यू टर्न क्यों बनता है। तो इसमें ऑप्शन क्या ले हो जाएगा कि यू टर्न बनता है तो यहाँ पे हिमालय जो पहाड़ है यह यहाँ से नीचे की तरफ हुआ है, तो इसका हो जाएगा भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय। तरुण यहाँ पे हिमालय यानी यू टर्न हिमालय लिया और अक्ष संघीय नमन यहाँ पे है, झुकाव है पश्चिम की तरह से हिमालय का, यानी इस साइड में इसका झुकाव है, जिस कारण से यहाँ पे यू टर्न रहती है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। यहाँ पे इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तिब्बत में उत्पत्ति होने वाली ब्रह्मपुत्र और इरावदी, मेकांग नदियाँ अपनी ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर के प्रवाहित होती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश से पूर्व यू टर्न लेती है। यू टर्न वैज्ञानिक तरुण हिमालय और अक्ष संघी के नमन के कारण होता है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कौन है 2। भारत में यरलुंग जांगपो नदी किसको जानते हैं, तो यह नदी ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। इसमें दिया गया तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से नदी का स्रोत है, तो वह है कौन सा, सभी है यहाँ पे। इसमें सतलुज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु सभी के सभी हो जाएगा। मानसरोवर के पास से सभी के सभी नदियाँ निकलती। क्वेश्चन नंबर इसमें 4 देखते हैं। 4 में दिया गया है निम्नलिखित नदियों पर विचार के बराक, लोहित, सुबनसिरी दिया गया, तो अरुणाचल प्रदेश से होकर के बहती हैं। तो इसमें बराक को छोड़ करके बाकी सभी के सभी, बराक नदी ये मणिपुर से बहती है। बराक नदी कहाँ से, मणिपुर पहाड़ी से निकल करके मणिपुर, मिजोरम और असम से बहती हुई ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ठीक है, बाकी लोहित और सुबनसिरी यह यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश से होकर के बहती हैं। चलिए यहाँ तक हो गया। 5वां देखते हैं। 5 नंबर में मानस नदी किस नदी की उपनदी है, तो यह ब्रह्मपुत्र की उपनदी है या सहायक नदी इसे बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, तो तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जानते हैं या शापो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है, तो यह तिब्बत से निकलती है, फिर यहाँ पे भारत में जाती है, फिर बांग्लादेश। तो ये 3 राज्य हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भारत, तिब्बत, भारत, बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पे दिबांग भी, ये भी, कामेंग, लोहित, ये तीनों की तीनों नदियां सहायक हैं, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अब यहाँ पे इसका सोल्यूशन देख लेते हैं इन तीनों नदियों का। दिबांग जो है ये अरुणाचल प्रदेश की लोअर दिबांग घाटी से प्रवाहित होती है, जो कि ब्रह्मपुत्र में आकर के मिल जाती है अरुणाचल प्रदेश में। कामेंग जो है ये भी अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले से निकल के पूर्वी हिमालय की पहाड़ियों में उद्गमित होकर अरुणाचल प्रदेश में कामेंग नाम से और असम की भरेली नाम से जानी जाती है, ब्रह्मपुत्र में आकर के मिल जाती है। लोहित जो है ये पूर्वी तिब्बत में जयालचू पर्वत श्रेणी से उद्गमित होकर के ब्रह्मपुत्र में सहायक नदी यहाँ पे बनती है। इसी ही लोहित को खूनी नदी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे याद रखिए, लोहित को खूनी नदी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे अनियंत्रित, यहाँ पे उग्र अनियंत्रित होती है, इसे खूनी नदी के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे तीस्ता नदी के बारे में देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं तीस्ता नदी के बारे में दिया गया। तीस्ता नदी, यहाँ पे तीस्ता नदी का उद्गम वही जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन वह सिक्किम से होकर के बहती है, तो ऑप्शन गलत है। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र का उद्गमित नहीं है। तीस्ता नदी नेपाल और सिक्किम के एरिए से यानी कि बॉर्डर से यहाँ पे उद्गम होता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे दिया गया रंगित नदी की उत्पत्ति सिक्किम होती है और यह तीस्ता नदी की सहायक है, तो यह ऑप्शन सही हो जाता है। तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है, तो यह गलत है। यह तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम के
यहाँ पे देखिए क्या स्थित है, गांगछो हिमनदी यानी छोम्बो-झू नदी से होता है, यानी 5280 मीटर की ऊंचाई से प्रवाहित होकर ब्रह्म नदी का उद्गम स्थल भारतीय तिब्बत के आगसी हिमनद से है। और यहाँ पे ये गलत हो जा रहा है, रंगत नदी सिक्किम में है और तीस्ता नदी की एक सहायक है। यहाँ पे रंगित नदी का उद्गम तीस्ता नदी की सहायक है, तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक है, ठीक है। तीस्ता नदी भारत की सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होती हुई बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिल जाती हैं। एक यहाँ पे फैक्ट ये भी देखिए कि तीस्ता नदी वर्तमान में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, परंतु यह कुछ वर्ष पहले यह तीस्ता नदी गंगा की सहायक नदी हुआ करती थी। यहाँ पे नदी अपहरण का सिद्धांत जब पढ़ेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे यह स्पष्ट होगा कि ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव इतना ज़्यादा था कि तीस्ता नदी को इन्होंने अपहरण कर लिया। किसको? ब्रह्मपुत्र नदी ने तीस्ता नदी का अपहरण कर लिया, तो वर्तमान में यह तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि इनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं, तो यह हो जाएगा ब्रह्मपुत्र और सिंधु के स्रोत लगभग एक ही हैं, मानसरोवर के पास। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया गया है तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी और आजकल ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, तो यह कथन सत्य है। नदी अपहरण हिमालय नदियों का एक प्रमुख गुण है, तो यह भी कथन सत्य है। और यहाँ पे दोनों कथन सत्य हैं, परंतु यहाँ पे व्याख्या नहीं कर रहा है कि क्यों इन्होंने अपहरण किया। तो 11 के यहाँ पे 11 का ए सही है, व्याख्या भी करा रहे हैं। तो यहाँ पे प्रमुख अपहरण का गुण है, परंतु यहाँ पे डिटेल से देखते हैं। यहाँ पे ऐतिहासिक रूप से तीस्ता नदी गंगा नदी का एक अंग थी और यह दक्षिण की ओर प्रवाहित होती थी। लगभग 1787 ईस्वी में आई बाढ़ के पश्चात अपना मार्ग बदल लिया। 1787 में बाढ़ आई थी, उसमें अपना मार्ग बदल लिया और दक्षिण पूर्व की ओर विस्थापित होकर ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में शामिल हो गए। नदी अपहरण हिमालय नदियों का एक प्रमुख गुण है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रम है जिसके द्वारा एक प्रबल नदी शीर्ष पर अधिक अपरदन के कारक समीप प्रभावित होती हैं। तो यहाँ पे यह कथन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से संबंधित सभी प्रश्न यहाँ पे समाप्त होगी। अब यह दक्षिण भारत की नदियों का यहाँ पे प्रश्न है, ठीक है। तो दक्षिण भारत की नदियों का प्रश्न हम अगली क्लास में देखेंगे। तो हमने गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र को देखा था। अब दक्षिण भारत की नदियों के बारे में हम जो है यह अगली क्लास में जिक्र करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग जो है क्लास को शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।